अभी अब देखेंगे हम लोग भूगोल का क्वेश्चन नंबर 1। पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, यानी कि पेट्रोलियम से जो है ना कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है उसके बारे में आपको बताना है। तो पेट्रोलियम से पहले बनता है पेट्रोल, फिर बनता है साबुन, फिर बनता है ग्रीस, ग्रीस समझता है ना। उसके बाद जो है कुछ कीटनाशक दवाइयाँ, प्लास्टिक, कई सारी चीजें बनती है, उसमें से कुछ का नाम आपको लिख देना है। अब लिख पाएंगे? पेट्रोलियम से बनने वाले चीज पेट्रोल, ग्रीस, साबुन, प्लास्टिक, कीटनाशक दवाई, ये सब सारी चीजें जो है आपको नाम लिख देना है। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट। खादर और बांगर में कोई 3 अंतर स्पष्ट करना है। खादर बांगर क्या है? मिट्टी। खादर और बांगर क्या है? मिट्टी है। खादर मिट्टी क्या होता है और बांगर मिट्टी क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ओके, नया जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना उसको खादर कहते हैं, और जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है उसको बांगर कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है ना पतला होता है, उसमें मिट्टी का कण जो है छोटे छोटे होते हैं, और जो बांगर मिट्टी होता है उसके मिट्टी के कण जो है बड़े बड़े होते हैं। ठीक है ना, तो वो बांगर होते हैं। उसके बाद जो है जलोढ़ मिट्टी नदी के आसपास वाले किनारे पे मिलता है। ठीक है, और बांगर मिट्टी जो है उससे दूर मिलता है, नदी क्षेत्रों से जो है दूर मिलता है। ठीक है, क्लियर? खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर समझ गए। और अंतर लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जब आप एग्जाम में लिखने जाओ तो आपको क्या करना है, कॉपी को 2 पार्ट में जो है बांट देना है ऐसे, और यहाँ पे लिखना है खादर और इधर लिख देना है बांगर, और ऐसे करके लिखना है। इसमें पहले लिख देना है यह नया जलोढ़ मिट्टी होता है, और यहाँ पर लिखना है यह पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है ना। यह नदी के नज़दीक मिलता है, यह नदी से दूर मिलता है, इसका जो है मिट्टी कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इसका मिट्टी कण जो है बड़े होते हैं। ऐसे ग्रुप बना के ऐसे 2 ग्रुप में लिखोगे तो अच्छा रहेगा और ज़्यादा नंबर मिलेगा। मतलब जितना नंबर का है उतना ही मिलेगा, ये नहीं कि 2 नंबर के बदले 10 नंबर मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे करके लाइन बाय लाइन आंसर जैसे लिखते हो वैसे लिखोगे ना तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो लिखने का तरीका भी ध्यान रखना है। ओके, तो समझ गए खादर और बांगर में कोई अंतर। 3 गो अंतर था, तो 3 गो तो हम ऐसे ही बता ही दिए हैं, समझ गए ना। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 3 गो अंतर, तो 3 गो अंतर बता दिए ना। मिट्टी के कण छोटे मोटे होते हैं, दूर होता है, नजदीक होता है, नया होता है और पुराना होता है। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या है? नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? नदी घाटी जो परियोजनाएं होती हैं उनको बहुउद्देशीय कहा जाता है। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है? जिसका बहुत सारा उद्देश्य हो, बहुत सारा काम हो। तो जो नदी घाटी होती है ना, परियोजनाएं होती है, उसमें सच में बहुत सारे काम होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले उससे बिजली बना दिया जाता है, उसमें मछली पालन किया जाता है ना, और क्या बताया उसमें कई सारे काम में। ठीक है, उसके बाद जो है बाढ़ को रोकना, मिट्टी के कटाव को रोकना, मछली पालन करना, तो ये सब कई सारे इसके फायदे हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसके लिए हम बोलते हैं नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय। बात समझ गए? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है, तो बोलिए नदी घाटी परियोजनाओं से लोगों को कई सारे लाभ होते हैं, इसीलिए उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जैसे इससे बिजली उत्पादन करना, बाढ़ के रोकथाम का प्रबंधन करना, मिट्टी के कटाव को रोकना, मछली पालन करना, नहर का निर्माण करना, ये सारा कार्य जो है नदी घाटी परियोजनाओं में ही होता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। बात समझ गए? क्लियर? अगला क्वेश्चन चौथा, भारत में गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखिए तथा गेहूं के 4 उत्पादक राज्य के नाम बताइए। कुछ दिन पहले ना एक आदमी सही से खेती के बारे में बात हो रहा था, तो ठंडी नहीं ना था अभी 3-4 दिन पहले तक, तो बात कर रहे थे इसमें। तो हम बोले कि यार ऐसा मौसम रहेगा तो गेहूं सब तो खराब हो जाएगा, फसल खराब हो जाएगा, कुहा लगेगा नहीं तो फसल होगा नहीं ठीक से। तो हमको कहता है आपको कैसे पता, खेती के बारे में आपको पता है? आप कैसे जानते हैं? आपको कैसे पता ये सब? नहीं, हमको कैसे पता? यहाँ हमको पढ़ाया जाता है, किताब में हम पढ़े हुए हैं।
हमको पता है कि कौन खेती करने के लिए कैसा मौसम होना चाहिए, क्या उसका जो है व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि फसल अच्छा, है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं, आप करते हैं, हम नहीं करते हैं, इसका मतलब हमको जानकारी नहीं है। पढ़ते हैं, हमको पढ़ाया जाता है, हमको किताबों में बताया जाता है, तो हम बेहतर तरीके से जानते हैं। नहीं करते हैं अलग बात है ना। तो चलिए, भारत में गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को बताना है और गेहूं के उत्पादक के 4 राज्य के बारे में बताना है। तो गेहूं किस मौसम में होता है आपको पता है? अभी हो रहा है ना ठंडी के मौसम में। गेहूं इसी मौसम में होता है, गर्मी में क्यों नहीं होता है? गर्मी में ही लगा देना चाहिए। आदमी को तो उल्टा करना चाहिए कि अभी धान लगा देता और गर्मी में गेहूं लगा देता, क्या नहीं लगाता? भौगोलिक दशाओं के कारण, मौसम के कारण। रबी फसल, खरीफ फसल, ये सब के बारे में पढ़े हैं ना। तो इस सब जो है मौसम पे डिपेंड करता है, जैसा मौसम वैसा फसल। चलिए देखिए इसको, भारत के गेहूं के लिए अगर भौगोलिक आवश्यक हो तो ऐसे नहीं ना बोल सकते भाई ठंडी में हम खेती कर लेंगे गेहूं का तो हो जाएगा। एक प्रॉपर रूप से आंसर बताना होगा कि हमारा आंसर प्रोफेशनल लगे, है ना, अच्छा लगे। तो हम उसमें क्या बोल सकते हैं कि खेती कह रहे हैं, गेहूं एक रबी फसल है, ठीक है। यह जो है रबी फसल है, रबी फसल मतलब जो ठंडे में होता है उसको हम रबी फसल कहते हैं। यह एक रबी फसल है। इसको जब समय बोया जाता है, जिस समय, उस समय इसको 10 से 15 डिग्री तापमान चाहिए और पकने के समय 20 से 25 डिग्री तापमान चाहिए, तो फसल अच्छी होती है। इसमें 75 सेंटीमीटर तक अगर बारिश होती है तो खेती फसल जो है अच्छा होता है। इसको बलुई मिट्टी पर, दोमट मिट्टी पर जो है उपजाया जाता है, तो वहाँ पर गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है। इसको करने के लिए उपयुक्त जो है श्रमिक चाहिए जो मेहनत करते हैं और इसका हमेशा सही समय पर देखभाल करते हैं, इनका जगह निर्धारित करते हैं, अच्छा जगह पे खेती किया जाता है। जैसे कि अब बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी पे खेती करना है, तुम जाके पथरीला मिट्टी पे कर दो, काली मिट्टी पे खेती कर दो, होगा? नहीं होगा। तो जगह का भी आपके पास सही ज्ञान होना चाहिए। तो वैसे जगहों पर जो है गेहूं की खेती अच्छे से होती है। समझ गए गेहूं की खेती कैसे होती है? जिस समय बोया जाता है उस समय इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 10 से 15 डिग्री। और जब ये पकने के समय तक टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में बात कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट में नहीं बात कर रहे हैं, सेल्सियस होना चाहिए। उसके बाद इसको कैसे मिट्टी पे उपजाना जाना चाहिए? दोमट मिट्टी पे, बलुई मिट्टी पे उपजाना जाना चाहिए, है ना। इसमें कितनी बारिश, कितनी पानी की जरूरत होती है? 75 सेंटीमीटर तक बारिश होती है तो उपयुक्त होता है ना। समझ गए? चलिए, तो ये हो गए आपके भौगोलिक दशाएं। अगर ये सब सारी चीजें होती है तो गेहूं का खेती जो है बहुत अच्छा होता है। अब इसके 4 उत्पादक राज्य, वैसे स्टेट्स जहाँ पे गेहूं ज़्यादा होता है, तो आप बोल दीजिए यूपी में। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में गेहूं होता है, और देन बिहार में अपना, और उसके बाद अब पंजाब, हरियाणा, इन सब जगहों पर जो है गेहूं का खेती अच्छा होता है और ज़्यादा किया जाता है। ओके, 4 बताना था तो 4 बता दिए ना, यूपी, बिहार और हरियाणा, ये पंजाब, है ना, इन सब चीज़ों पे। चलिए ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे 5वां क्वेश्चन। चौथा समझ गए ना? गेहूं कैसी जमीन पर होता है, कितना टेम्परेचर में होता है, क्या क्या आवश्यकताएं होती है, भौगोलिक दशाएं समझ गए, और 4 राज्य का नाम भी। चलिए नेक्स्ट क्या है? भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। हमारे भारत की जो कृषि है ना, खेती बाड़ी, इसकी 5 गो विशेषता यानी कि खासियत, 5 खासियत क्या है? चलिए, यहाँ की कृषि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ की पूरी आबादी 3/3 का 2/3 यानी कि अगर 3 हिस्से में अगर हम लोगों को बांटते हैं तो उसका 2 हिस्सा खेती पर निर्भर है। बात समझ गए? चलिए, ये हो गया आपका पहला कारण। एक एक पॉइंट करके लिखते हैं, 5 को पुराना होगा ना। तो पहला क्या हो गया कि यहाँ की जनसंख्या जो है 2/3 खेती पर आश्रित है। यहाँ की विशाल जनसंख्या, हमारे देश की कितनी जनसंख्या है? 135 करोड़। और इतना विशाल जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए भोजन कहाँ से आता है? खेती से आता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं दूसरा पॉइंट में कि विशाल जनसंख्या, हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन खेती से ही प्राप्त होता है। दूसरी खासियत। चलिए, अब तीसरा पे विचार करेंगे। तीसरी खासियत, यहाँ खेतों से कच्चे सामग्री प्राप्त होते हैं, उससे कल कारखानों को भेज करके जो है उपयोगी सामग्री बनाई जाती है। जैसे आपको बता दें कि गन्ना खेत में होता है, उसको फैक्ट्री में भेज करके चीनी बनाया जाता है, मीठा बनाया जाता है, गुड़, ये सब बनाया जाते हैं।
तो ये हो गया, कच्ची सामग्री प्राप्त होती है, उससे हम जो है अपने उपयोग की अन्य वस्तुएं बनाते हैं। ये हो गया हमारे तीसरे पॉइंट्स। चलिए अब चौथे पॉइंट्स में हमारी खेती की क्या खासियत है। यह आप हमारे देश के 24% आय, हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक इनकम जो है, उसमें 24% हमारे खेती से आता है। हमारे देश की जो है जीडीपी की बात किया जाएगा तो 24% जो है खेती पर ही डिपेंड। हमारे देश की आय 24% खेती से होता है। ठीक है ना। अब एक पॉइंट और बच गया, 5। अब 5वां पॉइंट में क्या दिया जाए, सोचो एक और कोई पॉइंट्स। हाँ, ये खासियत ये भी है कि यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है। जलवायु कई सारे बदलते हैं, यहाँ की मिट्टी भी अलग अलग तरह के हैं, इसीलिए यहाँ अलग अलग तरह के फसल उगते हैं। गेहूं, धान, तिलहन फसल में हो गया सरसों, है ना, दलहन, सरसों, राई, ये सब। दलहन फसल में मसूर, खेसारी, केरैया, चना, ये सब, मतलब सारी चीजें हमारे यहाँ की जलवायु बदलने के कारण, अलग अलग मिट्टी होने के कारण यहाँ हम अलग अलग तरीके के फसल भी उगाते हैं। बात समझ गए। चलिए तो हो गया 5 पॉइंट। क्लियर, समझ में आ गया पांचों। चलिए अब अगला क्वेश्चन, जूट की खेती की किन 2 राज्यों में सबसे अधिक होती है और क्यों। जूट की खेती कौन 2 राज्य में है जो सबसे ज्यादा होता है और क्यों होता है ना, ये जानना है ना। तो सबसे पहले देख लीजिए, जूट जो है ना एक रेशेदार फसल है, उत्पाद है। इसको सुनहरे रेशे के नाम से भी जाना जाता है ना। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, है ना, 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो है उपजाई जाती है। और क्यों उपजाई जाती है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक दशाएं उसके लायक है, जूट के खेती के लायक है। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो जो है इसके लायक है। इसको सराहने के लिए यहाँ पर्याप्त जल उपलब्ध होता है। तो इसके लिए जो है पश्चिम बंगाल और बिहार, यहाँ 2 जगहों पर जूट की खेती अधिक होती है। क्यों होती है सो समझ गए, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक दशाएं इसके अनुकूल होती है ना। यहाँ इसका रख रखाव सही से होता है। इसको सराहने गलाने के लिए जो है उपयुक्त मात्रा में पानी भी मौजूद होता है। बात समझ गए, कंफ्यूजन क्लियर। तो ये थी भूगोल की 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है? नहीं, ओके।